नया चैप्टर शुरू करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की बात कर रहे हैं। अब तो पहले वाले चैप्टर कर लेना भाई, उसके बिना ये चैप्टर करने का मजा नहीं आएगा। पहले चैप्टर में क्या था कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम पर तुम्हारी देश की हालत कैसी थी, बहुत खराब थी। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट क्या लेकर आई, 5 ईयर प्लान लेकर आई। तब हमने बात की थी 1950 से 1990 की बात की। गवर्नमेंट ने जो जो किया 1950 से लेकर 1990 के बीच में, उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या लेकर आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्या लेकर आए, LPG लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर आया गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब आजादी दे दी, लोगों को काम करने की आजादी दे दी। जैसे भाई इंडस्ट्रीज वगैरह में लाइसेंस लेने जरूरी थे, अब लाइसेंस को हटा दिया गया था, जिससे लोग और आसानी से काम कर पाते थे। प्राइवेटाइजेशन, जो भी पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज जो भी सारी चीजें थी उसको कम कर प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हमारे देश का ट्रेड वगैरह जो बाकी सारी दुनिया के साथ चलता है वो सारा कुछ अच्छा किया गया। इन सब चीजों की वजह से हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से बढ़ पाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसी वगैरह हम बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है, पहले बात करेंगे हम लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन में क्या आजादी दी गई, कैसे? पहला आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहले क्या किया उन्होंने, लाइसेंस को हटा दिया। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए तुम्हें लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट ने ये कहा था। अब गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस को हटा दिया, जिससे कोई भी इंसान जो चाह रहा है इंडस्ट्री लगाने के लिए वो आराम से लगा सकता है इंडस्ट्री, जिससे हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्या, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब अगर सभी लोग इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ही। ठीक है, उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पहले भाई कितना था, 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर आती थी, वो कम करते 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 गवर्नमेंट के पास 3-4 ही रहेगी, बाकी सारी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी रहेगी है भाई, जैसे रेलवे वगैरह रहेगी, एटॉमिक एनर्जी वगैरह रहेगी, वैसे 3 रह चुकी है। ठीक है, उसके बाद डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अब गवर्नमेंट ने पहले क्या कह दिया था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना, उनको हम स्पेसिफाइड एरिया देते हैं कि वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आराम से लगाओ और उस इलाके की डेवलपमेंट करो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डी रिजर्वेशन कर दिया। मतलब गवर्नमेंट कह दिया जहां मर्जी लगाओ, जहां मन है तुम्हारा वहां पर जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगाओ। उसके बाद आ गया फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। हम लोगों ने पहले सुना था कि भाई जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, उसे हटा दिया। अब लोग आजाद हैं किस चीज के लिए, कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए। कैपिटल गुड्स वगैरह जो बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह होती है जिनकी हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो सारी चीजें होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने अच्छा कर दिया। फिर आ गया फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग वगैरह की बात कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई का एक रोल था जो रेगुलेटर का था वो चेंज हो गया फैसिलिटेटर पे। मतलब पहले आरबीआई क्या करता था भाई, आरबीआई क्या करता था, कमर्शियल बैंक को कमांड देता था कि भाई सिर्फ इतना इंटरेस्ट रेट रखना है, इस रेट के ऊपर तुझे लोन देना है या इस रेट के ऊपर लोगों से पैसा लेना है ना। अब आरबीआई क्या है, अब आरबीआई फैसिलिटेटर, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहता है भाई जिस रेट पे भी तुझे लोन देना ना वो तेरी मर्जी है, डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए तू रेट को बढ़ा कम सकता है, कर ले, अपनी तेरी मर्जी है, आराम से कर। उसके बाद क्या है कि बाहर के लोग भी हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ गया हमारे टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म क्या होता है भाई, टैक्स रिफॉर्म मतलब कि भाई टैक्स कम कर देगी, सीधा भाई टैक्स तो कम करेंगे। ठीक है, लेकिन 1991 से पहले बहुत तरह के टैक्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंप्लायंस करने पड़ जाते हैं, लोग तंग हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट लेकर आई डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब हमारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वगैरह। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स वगैरह, उसका जो बर्डन है वो तुम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तुम्हारी इनकम है तो तुम ही टैक्स दोगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा होता है जीएसटी वगैरह, उसका बर्डन तुम ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुमने कोई सामान बनाया, अब उस सामान के ऊपर तुम्हें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स तुम सामने कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को दे देते हो, तो अपना टैक्स वाला बर्डन तुम ट्रांसफर कर सकते हो। इंडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स तुम कम कर दोगे भाई। ठीक है, 1991 में उन्होंने टैक्स कम कर दिए थे, पहले ज्यादा थे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या भाई, अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी करेंसी को हम एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के बदले में, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब उसमें क्या किया, टू रिसॉल्व बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारे देश का इंसान जब बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेड करता है या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है, उन सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हमें खाते में लिखते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, बीओपी क्या होती है, सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब भाई जो पैसा हमारे देश से बाहर गया, आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो हुआ, और जो पैसा हमारे देश में आया, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, और उसको, और अगर मान लो हमारे देश में आउटफ्लो ज्यादा हुआ है और इनफ्लो कम हुआ है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, बीओपी क्राइसिस। इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, डीवैल्यूएशन के टाइम पर एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। डीवैल्यूएशन क्या होती है, अब देखो हम लोग $1 को खरीद रहे हैं 80 रुपए में, ठीक है,
अचानक से रेट बढ़ गया, मतलब $1 के बदले में हम लोग 90 रुपए देने लग गए। तो ये हमारे नुकसान वाली सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बाहर से कोई भी सामान खरीदेंगे ना, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर ज्यादा चले जाएगा। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, मतलब हमारे देश से अगर ज्यादा पैसा जा रहा है तो हमारे देश में ज्यादा पैसा आएगा भी, तो ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि जो भी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से आते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और अगर उस एक्सचेंज रेट को चेंज गवर्नमेंट करती है उसे हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। वो अलग चैप्टर पढ़ लेना। उसके बाद बात आ गई है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किस चीज के, लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन के ही पार्ट है सारे, ठीक है। फिर आ गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। भाई देखो, गवर्नमेंट ने पहले कह दिया था कि भाई तुम ना कोटा वगैरह लगा दो कि इससे ज्यादा ना सामान हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हटा दिया, जितना मर्जी करो तुम्हारी मर्जी, मजे मजे। रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, टैरिफ मतलब टैक्स, टैक्स कम कर दिए, बहुत अच्छी बात है, टैक्स कम कर दिए तो टैक्स के ऊपर हमारे इंपोर्ट वगैरह के ऊपर टैक्स कम कर दिए, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स कम कर दिए। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था तो वो लाइसेंस को भी हटा दिया गया है। बताइए, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट करते समय जो टैक्स लगता है उसको भी हटा दिया गया। यहाँ पर हमारे जो भी फाइनेंशियल मार्केट थी उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। हमारे देश का हर इंसान कारोबार कर सकता था इस लिबरलाइजेशन की वजह से। अब बात करते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट के अंडर इंडस्ट्रीज आती थी, एंटरप्राइजेस आती थी, वो सबको क्या कर दिया, बेच दिया। उस सबको क्या कर दिया, बेच दिया, किसे, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, सिंपल है। उसने अपनी ऑनरशिप राइट को ट्रांसफर कर दिया किसे, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप राइट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, सेल कर दिया। या विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे थे वहां पर गवर्नमेंट ने खुद को हटा दिया, अपनी ओनरशिप राइट को हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। जरूरत क्या पड़गी प्राइवेटाइजेशन को लेके आने की, सिंपल है भाई। देखो, जहां पर सरकार काम कर रही थी वहां पर पूरी अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था, पुअर परफॉर्मेंस थी। क्यों पुअर परफॉर्मेंस थी? अब जो सरकारी इंसान थे वो उन्हें ये पता था भाई वो काम थोड़ा करे ज्यादा करे उसकी। अब सरकारी लोग जो होते हैं उनको, अब जब सरकारी काम होते हैं उसमें उन लोगों को यही पता होता है कि भाई काम ज्यादा करे थोड़ा करे, उनको तो अपनी तनख्वाह मिल ही जाएगी। तो उन्होंने काम अच्छे से किया ही नहीं, जितनी क्षमता थी उनसे बहुत कम काम किया, इनएफिशिएंट तरीके से काम किया। करप्शन तो आपको पता ही है, सरकारी नौकरी करप्शन भाई। उसके अलावा फायदे क्या हुई प्राइवेटाइजेशन लेके आने के? भाई देखो, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ प्राइवेट सेक्टर में तो मैं क्या सोचता हूँ, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं सोशल वेलफेयर हो ना हो, प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट कैसे होगा? जब मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बनाऊंगा और बेचूंगा, मतलब मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। उसके अलावा मैं अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने के बारे में सोचूंगा क्योंकि मैं प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ। सेल्फ एफिशिएंसी को मैं बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। उसके अलावा मेरी 100% कमिटमेंट होगी। तो प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन बहुत होता है, तो मेरा कस्टमर किसी और के पास ना चले जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे कहूंगा भाई आपको परसों सामान चाहिए ना, मिल जाएगा, मैं सामान उसको परसों दे दूंगा। मेरी कमिटमेंट प्रॉपर होगी। सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर सोवेरेनिटी होती है। प्राइवेटाइजेशन में लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाता है। उस टाइम पर क्या होता है कि एक ही चीज को बनाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं और उस टाइम पर किसके पास चॉइस होती है, कौन मालिक होता है, कस्टमर मालिक होता है, उसकी मर्जी, वो किसी से भी सामान ले। अब उसको क्या होगा, उसको अच्छी क्वालिटी का सामान कम दाम पे मिल सकता है इस टाइम पर। अब ये तो थे फायदे। नुकसान क्या थे? सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता कोई, सोशल इंटरेस्ट लेफ्ट हो गया। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब अब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि भाई क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, सीधा हिसाब है। ये लोग वो सामान बनाएंगे जिससे इनको प्रॉफिट ज्यादा हो गया, मतलब ये वो सामान बनाते हैं ज्यादातर जो अमीर लोग खरीदते हैं, मतलब ये वीकर सेक्शंस को ना अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। और अगर मान लो सारा सामान अमीर लोगों के लिए ही बनाया जाएगा तो बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? जितनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होती है उतना ही प्राइस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई प्रॉफिट भी तो कमाना है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो वीकर सेक्शन क्या करेंगे? दुख है, दर्द है, ठीक है। उसके अलावा एक सिलसिला ट्रेजेडी हुई थी। सिलसिला ट्रेजेडी कब हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये क्या था, आंध्र प्रदेश के एक टाउन में क्या होता है, एक इंडस्ट्री लगी हुई थी। अब उस इंडस्ट्री में क्या था, उस इंडस्ट्री में सारे टाउन के लोग थे ना उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है। उस इंडस्ट्री में क्या था, भी मशीनें चला रहे थे हमारे सारे वर्कर, ठीक है। मशीनें किसकी हेल्प से चल रही थी?
पावर सप्लाई की हेल्प से। पावर सप्लाई में आ गई थी प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई तो भाई जो लोग मालिक थे, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने तो अपना प्रॉफिट कवर करना, उन्होंने क्या किया, वर्कर की वेजेस काटनी शुरू कर दी, और इतनी ज्यादा वेजेस काटनी शुरू कर दी कि वर्कर को खुद के खाने के लिए भी पैसा नहीं जुट रहा था, तो उन्होंने सुसाइड करनी शुरू कर दी। एक साथ 50 लोगों ने सुसाइड कर दी। उसे क्या कहा गया, सिलसिला ट्रेजेडी कहा गया। भाई प्राइवेटाइजेशन के इतने फायदे भी नहीं है, बहुत दुख है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं। मतलब हम ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, जिस मर्जी कंट्री के साथ करें, आराम से कर सके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कर सके, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज। बिल्कुल ठीक भाई, देखो कोई रुकावट ना हो, चाहे हम ट्रेड का लेन देन करें, चाहे टेक्नोलॉजी इधर उधर हो। ग्लोबलाइजेशन का बहुत बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट। अब गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, पहली चीज इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होता था, बाहर जो फॉरेन कंट्री के लोग होते थे वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाते थे। मतलब मैक्सिमम 40% जितने ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। मतलब मान लो कि किसी इंसान ने, किसी फॉरेन कंट्री के इंसान ने हमारे देश की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो उस कंपनी का सिर्फ 40% जितना ही मालिक बन सकता था, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने वो हटाकर कह दिया कि भाई 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फॉरेन कंट्री का इंसान 100% तक हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मालिक बन सकता है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब, अगर तुम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करोगे, कोई भी काम करोगे, तो भाई जो पैसों का लेन देन होगा वो तो अपनी अपनी कंट्री की करेंसी के हिसाब से होगा ना। अगर मैं कनाडा के साथ डील कर रहा हूं तो मुझे कनाडा की करेंसी चाहिए। वो करेंसी कहां पर आएगी, बहुत सिंपल है। मैं फॉरेन एक्सचेंज के पास जाता हूं हमारे देश के, उसे कहता हूं कि भाई मुझे कनाडा की करेंसी दो, मैं उसके साथ डील करना चाहता हूं, वो दे देते और बात खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट ने इन 3 चीजों के लिए आराम से कहा कि भाई इनके लिए तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा, इनके लिए फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा। इनके अलावा जो भी तुम काम करोगे लिए भाई तुम्हें काफी प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें क्या मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों के लिए आराम से मिल जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिंपल है, जिस चीज का हमें काम है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी बाहर के इंसान ने हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट किया तो भाई उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड तो मिलेगा, या हमने बाहर इन्वेस्टमेंट किया तो हमें भी तो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा ही। तो उसके बाद रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, भाई अपनी फैमिली को पैसा भेजना, चाहे उधर से इधर आया या इधर से उधर गया, सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है रिडक्शन इन टैरिफ। देखो फिर जो टैरिफ और कोटा थे उन दोनों को हटा दिया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल गया। यहाँ पर हमारी तीनों चीजें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कुछ फायदे एलपीजी पॉलिसी के, कुछ फायदे और नुकसान है, वो आप लोग खुद पढ़िए, क्योंकि ये सब करने के बाद आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो कर लो यार, थोड़ा तो लिहाज करा करो। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं किया है तो वन शॉट पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 5-6 घंटे में खत्म है। मतलब चाहे पेपर के दिन सुबह 4 बजे उठकर भी तुम पढ़ लो, पेपर क्लियर। ठीक है, तो ध्यान से कर दो।